हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट के लिए सोशियोलॉजी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का। तो आज इस सब्जेक्ट से हम आपके पूरे सिलेबस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आपके इस वर्ष एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट बीयरस्टीड इसके लेखक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी? इसे हिंदी में कहा जाता है समाजशास्त्र क्या है? पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लिश। अगला प्रश्न देखते हैं, द सुसाइड पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर है द सुसाइड यानी ले सुसाइड पुस्तक प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम द्वारा लिखी गई है, जो पहली बार 1897 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मैकाइवर एवं पेज है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के रचनाकार C.H. कूले है। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम ग्रीन है। नेक्स्ट देखते हैं, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक गिलिन एवं गिलिन है। नेक्स्ट, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक है इरावती कार्वे। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था? इसका उत्तर है सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग 1838 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है? उनका जन्म किस देश में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा समाजशास्त्र के जनक का नाम ऑगस्ट कॉम्ट है। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट है, समुदाय के आधारभूत तत्व बताइए अथवा समुदाय के आधारभूत तत्वों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा समुदाय के आधारभूत तत्व निम्नलिखित है। पहला है स्थानीयता या निश्चित भूभाग। स्थानीयता समुदाय का प्रमुख और आवश्यक तत्व है। स्थानीयता का तात्पर्य है निश्चित भूभाग। बिना निश्चित भूभाग के समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरा है सामुदायिक भावना। समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसमें हम की भावना प्रमुख है। हम की भावना के अभाव में समुदाय शब्द का संबोधन ही भ्रमपूर्ण हो जाता है। सामुदायिक भावना में हम की भावना के अतिरिक्त परस्पर दायित्व की भावना व आश्रितता की भावना भी सम्मिलित है। इन तीनों से ही सामुदायिक भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुदाय को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना का कुछ न कुछ अंश पाया जाता है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। नेक्स्ट देखते हैं, समिति क्या है? इसका उत्तर है गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी विशिष्ट या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित हो और जो कुछ मान्य अनुमोदित कार्य प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा संगठित हो। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने वर्गहीन समाज की कल्पना की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्गहीन समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस विद्वान ने कहा है कि समाज एक जीव रचना के समान है? इसका उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना जीव रचना से की है। अगला प्रश्न है, समाज की चार प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा समाज की चार प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। समाज अमूर्त होता है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं और समाज में समानता एवं विभिन्नता दोनों पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोरोकिन किस संप्रदाय के समर्थक है? इसका उत्तर है सोरोकिन समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक है। समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है जो सामाजिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं और विभिन्न अंगों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, संस्था को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है संस्था की एक स्पष्ट तथा विस्तृत परिभाषा मजूमदार ने इन शब्दों में प्रतिपादित की है। संस्था व्यवहार या अनुक्रिया का वह सामाजिक रूप है जो एक पीढ़ी पार कर चुका है, जो कार्य करने के एक निश्चित ढंग की व्यवस्था करता है और जो समूह के सदस्यों को प्रतीकों, विधियों, संस्कारों एवं अधिकारों जिनके पास नियमन शक्ति अर्थात दंड की शक्ति होती है के माध्यम से एक समिति के रूप में संगठित करता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक व्यवहार की विधि की दशाओं या स्थापित प्रतिमानों को कहते हैं। अगला प्रश्न है, संस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो संस्था की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।
पहली विशेषता है अमूर्त धारणा। संस्था एक अमूर्त धारणा है क्योंकि यह नियमों की एक व्यवस्था अथवा कार्य प्रणाली है। यह मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मात्र है जो समूह में विकसित होकर स्थायी रूप धारण कर लेता है। क्योंकि नियमों को नहीं देखा जाता अपितु उनका पालन किया जाता है, अतः संस्थाओं का रूप अमूर्त होता है। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था का विकास किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। ये समितियां व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति का एक साधन है जिसका निश्चित उद्देश्य होता है। संस्थाओं के उद्देश्यों में स्पष्टता तथा स्थायित्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है समिति व संस्था में कोई दो अंतर लिखिए। इसका उत्तर है समिति व संस्था में दो अंतर निम्नलिखित है। पहला है समिति मूर्त होती है जबकि संस्था अमूर्त। समिति अस्थायी होती है जबकि संस्था स्थायी होती है। अगला प्रश्न है संस्था व समिति के दो उदाहरण दीजिए। तो संस्था के यहाँ पर दो उदाहरण है जैसे विवाह और प्रजातंत्र। समिति के दो उदाहरण है जैसे व्यापार संघ व राज्य। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी, अथवा प्राथमिक समूह किसकी अवधारणा है। इसका उत्तर है प्राथमिक समूह चार्ल्स कूले द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है। अगला प्रश्न है समिति की दो विशेषताएं लिखिए। तो समिति की पहली विशेषता है समिति कृत्रिम होती है। समुदाय और संस्था की तरह समिति उद्विकासीय अवधारणा नहीं है। समिति का निर्माण व्यक्ति द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु जानबूझकर वे नियोजित ढंग से किया जाता है। समिति का जन्म नहीं होता, समिति की स्थापना की जाती है या फिर स्थापित की जाती है। दूसरी विशेषता है समिति मूर्त होती है। समिति व्यक्तियों का संगठन होता है, इस प्रकार समिति की अवधारणा मूर्त होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि समिति व्यक्तियों के समूह की ओर संकेत करता है। मानव समूह के अभाव में समिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समिति का निर्णय मूर्ति व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है जो देखे और छुए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। मैकाइवर एम पेज के अनुसार परिस्थिति वह सामाजिक स्थान है जो इसे ग्रहण करने वाले के व्यक्तिगत गुणों तथा सामाजिक सेवाओं के अतिरिक्त उसके सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रभाव की मात्रा निश्चित करता है। परिस्थिति दो प्रकार की होती है, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। तो हम दोनों के ही बारे में जानेंगे। पहले देखेंगे हम अर्जित परिस्थिति का अर्थ बताइए अथवा अर्जित परिस्थिति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है व्यक्ति द्वारा समाज में प्राप्त परिस्थिति के एक रूप को अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। व्यक्ति यह परिस्थिति अपनी योग्यता, परिश्रम एवं प्रयासों से प्राप्त करता है। यह स्थिति न तो जन्म से प्राप्त होती है और न ही स्थायी होती है। यदि व्यक्ति की योग्यता घट जाए तथा वह परिश्रम एवं प्रयास करना छोड़ दे तो व्यक्ति अपनी अर्जित परिस्थिति को गंवा बैठता है। अर्जित परिस्थिति के उदाहरण है जैसे डॉक्टर, शिक्षक। इसके बाद है प्रदत्त परिस्थिति। यह परिस्थिति व्यक्ति को जन्म से ही प्रदान की जाती है। जिस जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसी जाति की समाज में मान्यता के अनुसार उस व्यक्ति का पद निर्धारित होता है। इस प्रकार का पद समाज द्वारा जन्म से ही प्रदान किया जाता है। इस प्रदत्त या अवलोकित परिस्थिति का आधार आयु, लिंग अथवा परिवार है। इस प्रकार की परिस्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है। यह परिस्थिति समाज या समूह द्वारा व्यक्ति को जन्म से ही उसकी जाति, उसकी आयु, उसके लिंग और उसके पद के अनुसार प्रदान की जाती है, जैसे राजा का बेटा, महिला या पुरुष। अगला प्रश्न है भूमिका को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है ओगबर्न एवं निमकोफ के अनुसार भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं परिवार की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न देखते हैं परिवार के दो प्रकार लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय समाज के संदर्भ में परिवार के दो प्रकार हैं, संयुक्त परिवार तथा एकाकी परिवार। एकाकी परिवार क्या होता है? एकाकी परिवार में केवल पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में अनेक एकाकी परिवार एक साथ रहते हैं। आपके एग्जाम में एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सत्ता के आधार पर परिवार के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सत्ता के आधार पर परिवार के दो प्रकार हैं। पहला होता है पितृसत्तात्मक परिवार, दूसरा होता है मातृसत्तात्मक परिवार। ये दोनों ही आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। हर वर्ष इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो हम इन दोनों के बारे में ही जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टिप्पणी लिखिए पितृसत्तात्मक परिवार अथवा पितृसत्तात्मक परिवार का आशय स्पष्ट कीजिए।
इसका उत्तर हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार उन परिवारों को कहा जाता है जिनमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है तथा परिवार की सत्ता पुरुष के हाथ में होती है। इस प्रकार के परिवार में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते। वंश पिता के नाम पर चलता है तथा पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है। पितृसत्तात्मक परिवार पितृस्थानीय भी होते हैं, अर्थात वधु विवाह के पश्चात अपने पति के घर रहती है। हमारे देश में अधिकांश परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृस्थानीय ही है। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। मातृसत्तात्मक परिवार अथवा मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मातृसत्तात्मक परिवार में परिवार की स्त्री या माता परिवार की मुखिया होती है। इस प्रकार के परिवार में पिता की अपेक्षा माता का अधिक महत्व होता है। वंश का नाम भी स्त्री के नाम से चलता है। भारत में मातृसत्तात्मक परिवारों का चलन अब बहुत कम है। मातृसत्तात्मक परिवार मातृस्थानीय भी होते हैं। हमारे देश में मालाबार तथा असम में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नातेदारी की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स विनिक के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध आते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, नातेदारी के दो प्रमुख भेद बताइए अथवा नातेदारी के प्रकार लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा नातेदारी के दो प्रमुख भेद निम्नलिखित है। पहला होता है रक्त संबंधी नातेदारी। इसमें उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो समान रक्त संबंध के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए भाई बहन, चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी इत्यादि को इसी श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी। इसमें हम उन सब नातेदारों को सम्मिलित करते हैं जो विवाह के संबंध के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरणार्थ, एक स्त्री अपने पति अथवा एक पति का अपनी पत्नी से संबंध अथवा पति पत्नी, बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, नंदोई, मौसा, साहू, पुत्र वधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, ताई, चाची, मामी आदि रिश्तेदारों को विवाह संबंधी नातेदारों में सम्मिलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नातेदारी की 3 श्रेणियां बताइए अथवा नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख कीजिए। इन तीनों श्रेणियों में से आपके एग्जाम में अलग अलग नातेदारी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राथमिक नातेदारी क्या है, द्वितीयक नातेदारी क्या है, तृतीयक नातेदारी क्या है। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नातेदारी की 3 श्रेणियां निम्नलिखित है। पहली है प्राथमिक नातेदारी। जिन रिश्तेदारों के साथ हमारा प्रत्यक्ष वैवाहिक या रक्त संबंध होता है उन्हें हम प्राथमिक नातेदार कहते हैं। प्राथमिक नातेदारों में 8 संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है। ये हैं पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र, छोटे बड़े भाई, छोटी बड़ी बहन तथा भाई बहन। ये वे प्रत्यक्ष संबंधी हैं जिनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। दूसरा होता है द्वितीयक नातेदार। इसमें हम उन रिश्तेदारों को सम्मिलित करते हैं जो हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। ये संबंधी हमसे प्राथमिक संबंधियों द्वारा संबंधित होते हैं। बहनोई साले में संबंध, दादा पोते में संबंध, चाचा भतीजे में संबंध, देवर भाभी में संबंध इस श्रेणी के संबंधों के उदाहरण हैं। मर्डोक ने 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदार बताए हैं। इसके बाद है तृतीयक नातेदार। इस श्रेणी में उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी है, अर्थात हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी है। उदाहरण के लिए साले की पत्नी, साले का लड़का। परदादा हमारे तृतीयक नातेदार है। मर्डोक ने 151 ऐसे संबंधियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति के 2 प्रकार कौन से हैं अथवा संस्कृति के प्रकारों का नाम उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है संस्कृति के 2 प्रकार है। पहला होता है भौतिक संस्कृति और दूसरा होता है अभौतिक संस्कृति। अब हम देखेंगे भौतिक व अभौतिक संस्कृति क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक व अभौतिक संस्कृति में कोई 2 अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में पाए जाने वाले 2 अंतर निम्नलिखित थे। आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भौतिक संस्कृति क्या है या अभौतिक संस्कृति क्या है, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, यहीं से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहला अंतर है भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएं आ जाती है जिनका उनकी उपयोगिता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का संबंध मूल्यों, विचारों व ज्ञान से है। भौतिक संस्कृति मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का योग है, जबकि अभौतिक संस्कृति रीति रिवाजों, रूढ़ियों, प्रथाओं, मूल्यों, नियमों व उपनियमों का योग है। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। यानी भौतिक संस्कृति को देखा एवं छुआ जा सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृति को देखा और छुआ नहीं जा सकता है। भौतिक संस्कृति के उदाहरणों में कपड़े, वाहन, आभूषण, मशीनें, भवन इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति के उदाहरणों में प्रथा, आस्था, रीति रिवाज, भाषा आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना की जिन्सबर्ग द्वारा दी गई परिभाषा का उल्लेख करें अथवा
सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जिन्स वर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समितियों, समूह तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनकी संपूर्ण जटिलता जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? इसका उत्तर है समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। नेक्स्ट है यह किसका कथन है कि समाज एक सावयव है? इसका उत्तर हो जाएगा ये कथन स्पेंसर का है। अगला प्रश्न है सावयवी सिद्धांत या सावयवी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है अथवा समाज का सावयवी सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है सावयवी सिद्धांत या सावयवी विचारधारा के प्रतिपादक स्पेंसर है। सावयव सिद्धांत क्या है? तो सावयव सिद्धांत के अनुसार राज्य या समाज एक जीवित शरीर यानी जीव की तरह है जिसके सदस्य उसके विभिन्न अंग हैं। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य अधिक महत्वपूर्ण यानी साध्य है और व्यक्ति उसके अंग के रूप में साधन है जो शरीर से अलग होकर अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसे आंगिक, जैविक या अवयवी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसे मुख्य रूप से समाज का क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है जो दो शब्दों सोशियो तथा लॉजी से मिलकर बना है। सोशियो शब्द लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है जिसका अर्थ समाज है और लॉजी ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है जिसका अर्थ विज्ञान या शास्त्र है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र वह विषय विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन थे तथा इन्होंने सर्वप्रथम इसे क्या नाम दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम सन 1838 में इस शब्द का प्रयोग किया था। यद्यपि इस विषय को उन्होंने पहले सामाजिक भौतिकी कहा परंतु यह नाम अन्य विद्वानों द्वारा स्वीकार न किया गया। तत्पश्चात इसे समाजशास्त्र नाम दिया गया तथा तब से यह विषय इसी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है समाजीकरण की एक उत्तम परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। अगला प्रश्न है यह किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के प्रतिपादक ओकबर्न है। तो सांस्कृतिक विलंबना देखेंगे क्या होता है। सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग वह स्थिति है जब भौतिक संस्कृति यानी तकनीक या मशीनें तेजी से बदलती है लेकिन यह भौतिक संस्कृति जैसे मूल्य, विश्वास, परंपराएं उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण समुदाय की 4 विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण समुदाय की 4 मुख्य विशेषताएं निम्न वर्णित है। पहली है कृषि व्यवसाय। ग्रामीण समुदाय के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है, अतएव गांव के लोग प्रकृति के पुजारी हैं और अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पसंद नहीं करते। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय में प्रकृति पूजा पाई जाती है और गतिशीलता का प्राय अभाव पाया जाता है। दूसरी है प्राथमिक समूहों का महत्व। ग्रामीण समुदाय में परिवार का महत्व अधिक होता है। पारिवारिकता ग्रामीण समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक नियंत्रण का एकमात्र साधन परिवार ही है। परिवार के मुखिया का नियंत्रण सभी पर होता है। परिवार की परंपराओं का ध्यान रखकर प्रत्येक कार्य किया जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर पारिवारिक हितों का ध्यान रखा जाता है। तीसरी विशेषता है अनौपचारिक नियंत्रण। ग्रामीण समुदाय में आज भी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को मान्यता प्राप्त है। परिवार, पड़ोस, प्रथाएं, रीति रिवाज, धर्म तथा जाति पंचायत सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अनौपचारिक साधन हैं। इसके बाद है सीमित सुविधाएं। ग्रामीण समुदाय में आधुनिक जीवन की केवल सीमित सुविधाएं ही उपलब्ध है। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा मनोरंजन के साधनों की कमी बनी हुई है। अगला प्रश्न है नगरीय समुदाय की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा नगरीय समुदाय से आशय उस समुदाय से है जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषमता पाई जाती है तथा जो कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता एवं धनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के औपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है। नगरीय समुदाय की 2 मुख्य विशेषताएं निम्न वर्णित है। पहली है विषमता।
नगरीय समुदाय के लोगों के रहन सहन और रीति रिवाजों में समरूपता नहीं पाई जाती। नगरों में विभिन्न रीति रिवाज, विचारों, व्यवसायों तथा संस्कृतियों के लोग एकत्र होते हैं, जिससे उनमें विषमता आती है। अतः नगरीय समुदाय विजातीयता वाले समुदाय होते हैं। दूसरी विशेषता है अप्रत्यक्ष संपर्क। नगरीय समुदाय में लोगों के संबंधों में घनिष्ठता नहीं होती तथा उनमें प्राय अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। इसका कारण नगरों की जनसंख्या है। वास्तव में जनसंख्या ही इतनी अधिक होती है कि सभी में प्रत्यक्ष संबंध हो ही नहीं सकते। अतः हम कह सकते हैं कि नगरों में फेसबुक के संबंध है, फेस टू फेस के संबंध नहीं। अगला प्रश्न है, कोले ने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? इसका उत्तर हो जाएगा, कोले ने सामाजिक समूहों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया है। प्राथमिक समूह से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इन समूहों के सदस्यों में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग पाया जाता है। आकार सीमित होने के कारण सदस्यों में व्यक्तिगत एवं सहज संबंध पाए जाते हैं। परिवार, पड़ोस तथा क्रीड़ा समूह इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद होता है द्वितीयक समूह। इन समूहों में प्राथमिक समूह के विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात ये आकार में बड़े होते हैं तथा इसके सदस्यों में पारस्परिक सहयोग एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। राष्ट्र, राजनीतिक दल, श्रमिक संघ इत्यादि ऐसे समूहों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मानव समाज और पशु समाज में दो अंतर लिखिए। तो मानव समाज और पशु समाज में दो मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहला है, मानव समाज संस्कृति युक्त समाज होता है। इससे भिन्न पशु समाज में संस्कृति का अभाव पाया जाता है। मानव समाज में संस्कृति सामाजिक विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। दूसरा अंतर है, मानव समाज में एक विकसित भाषा होती है। भाषा के आधार पर ही मानव समाज के सदस्य विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इससे भिन्न पशु समाज में विकसित भाषा का अभाव होता है। पशु केवल संकेतों एवं ध्वनियों से ही पारस्परिक संचार एवं संपर्क स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो विवाह के दो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है, यौन सुख की संतुष्टि। प्राय विवाह का प्रमुख उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना माना जाता है। विवाह व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से अपनी काम इच्छा की तृप्ति करने का अवसर प्रदान करता है। विवाह संस्था के अंतर्गत स्थापित हुए यौन संबंधों को ही समाज द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। दूसरा है, संतानोत्पत्ति एवं बच्चों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना। विवाह का दूसरा उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखना चाहता है। विवाह नामक संस्था संतान की परिस्थिति एवं उत्तरदायित्व को भी निर्धारित करती है। विवाह द्वारा उत्पन्न संतान ही उसके वंश को चलाती है। विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतान को सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं अथवा धर्म से आप क्या समझते हैं अथवा धर्म को परिभाषित कीजिए। तो धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के रिलीजियो नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। इस प्रकार शाब्दिक अर्थों में धर्म का अभिप्राय उन संस्कारों के प्रतिपादन से है जो मनुष्य और ईश्वर या अलौकिक शक्ति को एक दूसरे से बांधते या जोड़ते हैं। अन्य शब्दों में धर्म मनुष्य की युगों से विद्वान उस श्रद्धा का नाम है जो सर्वशक्तिमान के प्रति होती है। टाइलर के अनुसार आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है। ये सत्ताएं देवी तथा राक्षसी दोनों ही प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न है, धर्म के दो प्रमुख कार्य बताइए। तो इसका पहला कार्य होता है सामाजिक एकता और नियंत्रण। धर्म साझा मान्यताओं और अनुष्ठानों के माध्यम से लोगों को जोड़ता है, जिससे समाज में एकता बनी रहती है। यह नैतिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है और अनुशासन बनाए रखता है। दूसरा इसका कार्य होता है भावनात्मक समर्थन और अर्थ प्रदान करना। धर्म व्यक्ति को निराशा, भय या विपत्ति के समय मानसिक शांति, सांत्वना और आशा प्रदान करता है। ये जीवन के अर्थ और अस्तित्व संबंधी जटिल प्रश्नों जैसे मृत्यु और मोक्ष का उत्तर देकर उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कोई दो स्रोत बताइए। तो जल प्रदूषण के दो स्रोत हैं, जिनमें पहला है औद्योगिक अपशिष्ट। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन, धातुएं और विषैले पदार्थ सीधे नदियों और झीलों में बहा दिए जाते हैं। दूसरा है घरेलू सीवेज। घरों से निकलने वाला गंदा पानी, मलमूत्र और कचरा नालियों के माध्यम से जल स्रोतों में मिलकर उन्हें दूषित करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल गैसें जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है। यह एक कंबल की तरह काम करती है जो पृथ्वी को जीवन जीने के लिए अनुकूल तापमान प्रदान करती है, लेकिन अत्यधिक गैसों के कारण यह तापमान बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, नगरीकरण के समाज पर कोई दो सकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो इसका पहला प्रभाव है बेहतर रोजगार और जीवन स्तर। शहरों में उद्योगों और सेवाओं के विकास से रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, जिससे लोगों की आय और रहन सहन के स्तर में सुधार होता है। दूसरा है आधुनिक शिक्षा।
स्वास्थ्य और सामाजिक गतिशीलता। नगरों में बेहतर शिक्षण संस्थान और अस्पताल उपलब्ध होते हैं। साथ ही ये जातिवाद और रूढ़िवादिता को कम करके सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, पारिवारिक विघटन का अर्थ बताइए। तो पारिवारिक विघटन का अर्थ है परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों का टूटना, एकता का अभाव या आपसी सहयोग और सामंजस्य की समाप्ति है। ये तलाक, अलगाव, सदस्यों की मृत्यु या वैवाहिक संघर्ष के कारण परिवार की संरचना और प्रक्रिया में व्यवधान को दर्शाता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक और व्यवहारिक अस्थिरता पैदा होती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट से आपका क्या अर्थ है। तो जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य किसी देश या क्षेत्र में जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट के कारण आबादी के अचानक और अनियंत्रित रूप से बढ़ने से है। ये स्थिति तब होती है जब जनसंख्या वृद्धि दर उपलब्ध संसाधनों जैसे भोजन, पानी, आवास की क्षमता से अधिक कहीं हो जाती है, जो गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय संकट पैदा करती है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यह कथन स्पष्ट करता है कि समाजशास्त्र केवल व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि उनके बीच के परस्पर संबंधों का अध्ययन है। ये संबंध ही समाज की नींव है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में प्रमुख अंतर बताइए। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में प्रमुख अंतर उनके अध्ययन के केंद्र और दृष्टिकोण में है। समाजशास्त्र समूह, सामाजिक संरचनाओं, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति के मन, व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सरल शब्दों में समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार को देखता है और मनोविज्ञान व्यक्तिगत व्यवहार को। अगला प्रश्न है, जनजाति की विशेषताएं बताइए। तो जनजाति की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। पहली होती है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। जनजातियाँ आमतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों जैसे पहाड़ी या वनों में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। सामुदायिक भावना और नातेदारी, इनमें रक्त संबंध या नातेदारी एक सुदृढ़ बंधन का काम करती है। वे स्वयं को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं। इसके बाद है विशिष्ट संस्कृति व भाषा। प्रत्येक जनजाति की अपनी अनूठी भाषा, पहनावा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं, विश्वास प्रणाली होती है। इसके बाद है अंतर्विवाह। जनजातीय समाज में विवाह के नियम कड़े होते हैं और वे आमतौर पर अपनी ही जनजाति के भीतर विवाह करते हैं। अगला प्रश्न है, इस कथन से क्या आशय है, जाति एक बंद वर्ग है। तो इसका उत्तर है जाति एक बंद वर्ग है, यानी कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। कथन का आशय है कि जाति व्यवस्था में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है और इसे आजीवन बदला नहीं जा सकता। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां सदस्यता जन्म से शुरू और मृत्यु तक रहती है, जिससे यह एक बंद समूह बन जाता है। अगला प्रश्न है, नगरीकरण व औद्योगिकरण के 4 प्रभाव बताइए। तो नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के 4 प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है रोजगार व आर्थिक परिवर्तन। उद्योगों की स्थापना से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था सेवा व उत्पादन क्षेत्र में बदल जाती है, जिससे रोजगार के नए अवसर व आय में वृद्धि होती है। ग्रामीण शहरी प्रवास, बेहतर जीवन शैली और रोजगार की तलाश में ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन करती है, जिससे नगरों का विस्तार यानी शहरीकरण तेजी से होता है। सामाजिक संरचना में बदलाव, संयुक्त परिवार एकल परिवारों में टूटने लगते हैं और विभिन्न संस्कृतियों के मेल से सामाजिक असमानता, प्रतिस्पर्धा व सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद है पर्यावरणीय व नगरीय समस्याएं। कारखानों के प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान होता है तथा शहरों में भीड़ भाड़, गंदी बस्तियों व बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आपके सिलेबस से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको मैंने बताए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी प्रश्नों को पढ़कर जरूर जाना है। आपको प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर की भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।